दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का प्रज्ञा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, रीट भर्ती परीक्षा जो एक उत्सव और त्यौहार की तरह चल रहा है, इस दौरान 23 जुलाई 2022 को प्रथम पारी में L1 का जो पेपर हुआ था, उसमें मनोविज्ञान का हल प्रश्न पत्र में लेकर आया हूँ। प्रयास मेरा है कि मैंने लगभग बच्चों की से पूछकर स्मृति के आधार पर प्रश्न तैयार किए हैं और ये सभी 30 प्रश्न इसमें मैंने डाले हैं। ये 30 जो क्वेश्चन हैं, ये लक्ष्य पब्लिकेशन से जो प्रकाशित एक पुस्तक आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रही है, प्रज्ञा शिक्षा मनोविज्ञान, सभी के सभी प्रश्न इस पुस्तक से पूछे गए हैं। ये पुस्तक मेन परीक्षा के लिए लिखी गई है, जो आपकी जनवरी-फरवरी में आयोजित होगी, जिसमें एक टॉपिक शैक्षिक परिदृश्य और दूसरा टॉपिक सूचना तकनीकी जोड़ा गया है। दोनों टॉपिक आपको इसी पुस्तक में पढ़ने को मिलेंगे। ये पुस्तक 522 पेज में है और लक्ष्य पब्लिकेशन अपने आप में एक विश्वास का नाम है। तो हम बात करते हैं, हमारा जो रीट भर्ती परीक्षा का पेपर हुआ था, उसमें पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आइए, ये आपके जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी स्मृति पर आधारित है। इनकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, तो आप इनको अन्यथा ना लें। प्रयास मेरा यही है कि जो प्रश्न पूछे गए, मैंने उनकी लैंग्वेज बना करके इसमें डाली है। सबसे पहला प्रश्न, सृजनात्मकता का संबंध किससे है? मित्रों, बहुत सरल सवाल है और अच्छा सवाल भी कह सकते हैं। सृजनात्मकता चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग को कहा जाता है और अपसारी चिंतन से इसका संबंध होता है। प्रज्ञा जो पुस्तक है, इसमें पेज संख्या 240 और पेज संख्या 177 पर ये आंसर दिए गए हैं। आप इसको पुस्तक के अंदर देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक अध्यापक की भूमिका कक्षा के अंतर्गत होती है। किसी बालक ने बताया है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार पूछा था। अब जो भी प्रश्न पूछा है, एक अध्यापक की भूमिका कक्षा के अंतर्गत क्या होती है, ये संरचनावाद के अंतर्गत भी ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। पेज संख्या 146 पर है कि संरचनावाद में एक अध्यापक की जो भूमिका होती है कक्षा के अंतर्गत, वहाँ पर उसकी फैसिलेटर इंग्लिश में और हिंदी में उसे सुविधा प्रदाता या सुगमकर्ता के रूप में हम कह सकते हैं। तो ये प्रश्न यहाँ से पूछा था। दूसरा है, एक अध्यापक सप्ताह में कार्य घंटे, यानी एक अध्यापक के सप्ताह में कितने कार्य घंटे होते हैं? तो यहाँ पर 45 घंटे तैयारी सहित होते हैं। ये आपका ऑप्शन था। पेज संख्या 416 पर हूबहू प्रश्न आया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईक्यू का जो सूत्र है वो किसने दिया? आईक्यू का जो सूत्र है वो टर्मन ने दिया, या यहाँ पर ये पूछा गया था आईक्यू का सूत्र क्या है? तो जो भी पूछा गया, सूत्र टर्मन ने दिया था। और आईक्यू MA/CA मल्टीप्लाई 100, MA/CA जो है वो स्टर्न ने दिया था, मल्टीप्लाई जो 100 किया वो टर्मन ने किया। तो पूरा सूत्र जो दिया वो टर्मन का ही माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चे की आईक्यू क्या होती है? यहाँ पर ऑप्शन में 140 दिया हुआ होगा, तो 140 राइट है, और यदि 140 से ऊपर है तो उसका वो आंसर राइट है। पेज संख्या 185 पर इसका आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, थॉमसन का बुद्धि सिद्धांत किस का नाम क्या है? यहाँ पर थॉमसन के बुद्धि सिद्धांत को प्रतिदर्श सिद्धांत कहा जाता है और इंग्लिश में इसे कहते हैं सैम्पलिंग थ्योरी। ये भी पेज संख्या 165 पर स्पष्ट रूप से दिया गया है। मित्रों, प्रज्ञा जो पुस्तक है, इसमें इसकी लैंग्वेज, आप एक बार इस पुस्तक को अवलोकन जरूर करें। बहुत बेहतरीन तरीके से इस पुस्तक में हर कंटेंट को स्पष्ट किया गया है। केवल तथ्य उठाकर नहीं रखे, बल्कि वर्णनात्मक रूप से, जैसे पहले पीडी पाठक की एक जो पुस्तक चलती है, उस अनुरूप इसमें बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन किया गया है। तो आप इस पुस्तक को जरूर देखें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये पुस्तक पसंद आएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, RT एक्ट 2000 जो 9 है वो कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हुआ था। पेज संख्या 414 पर ये उत्तर दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन है, प्रक्षेपी परीक्षण। तो प्रक्षेपी जो परीक्षण है, इसका जो नाम है कथानक संप्रत्यक्ष परीक्षण। ये ऑप्शन में प्रश्न पूछा था, किस रूप में पूछा था? तो यहाँ पर जो आंसर है कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, जिसे TAT थैमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट कहा जाता है, ये एक प्रक्षेपी परीक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास होता है। तो मित्रों, विकास जो है
वंशानुक्रम और वातावरण की अंत्यक्रिया का प्रतिफल होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए थे, किसी बच्चे ने वंशानुक्रम वातावरण बताया, लेकिन कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सामान्य से विशिष्ट की ओर ऑप्शन में था। तो यहाँ पर अगर ये ऑप्शन था तो ये बिल्कुल राइट है। सामान्य से विशिष्ट यानी विकास, जब बच्चा जन्म होता है बच्चे का, तो जन्म के समय हर बालक सामान्य होता है और अपनी क्रियाओं से, अपनी योग्यताओं से बालक फिर विशिष्ट बनता है, इसलिए विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रकृति व पोषण का विवाद। प्रकृति यानी वंशानुक्रम और पोषण यानी वातावरण। तो प्रकृति और पोषण जो विवाद का संबंध किससे है, तो वंशानुक्रम और वातावरण से है। ये अंडरस्टैंडिंग पर आधारित प्रश्न था। ये आपको किसी भी पुस्तक में डायरेक्ट प्रश्न नहीं मिलेगा, लेकिन ये समझ पर आधारित था। ये पुस्तक में आप जब पढ़ोगे प्रज्ञा तो वहाँ पर भी आपको इसका उल्लेख मिल जाता है। व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया है, यानी ये पूरा नहीं दिया, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य करने की प्रक्रिया है। ये कथन स्किनर महोदय का है जो पेज संख्या 102 पर अंकित है। क्वेश्चन नंबर 12, पुनर्बलन का संबंध किस सिद्धांत से है। मित्रों, पुनर्बलन का संबंध क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत से है। स्किनर ने पुनर्बलन की अनुसूची प्रतिपादित की और वहाँ पर सतत और असतत पुनर्बलन के प्रकार बताए, तो स्किनर इसके प्रतिपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तम परीक्षण से संबंधित नहीं है। मित्रों, उत्तम जो परीक्षण से संबंधित नहीं है, वहाँ पर ऑप्शन में वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, इस प्रकार यदि ऑप्शन दे रखे थे तो वहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा बताया अभिक्षमता। अभिक्षमता का संबंध उत्तम परीक्षण से नहीं होता। अभिक्षमता एक स्पेशल एबिलिटी, जन्मजात योग्यता को कहा जाता है और अभिक्षमता परीक्षण के लिए कुडर परीक्षण आदि अन्य परीक्षण निर्मित है। तो यहाँ पर उत्तम परीक्षण से संबंधित नहीं पूछा था। जो राइट आंसर आपका क्या होगा, अभिक्षमता। पेज संख्या 402 पर सभी परीक्षण दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये हॉगमैन का कथन है। ये गणित आपके L1 का पेपर था, इसलिए गणित से संबंधित ये प्रश्न उठाया है। तो यहाँ पर हॉगमैन का कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है। तो मित्रों, क्रियात्मक जो अनुसंधान होता है, विद्यालय से संबंधित जो क्रियात्मक अनुसंधान शब्द बहुत व्यापक है, लेकिन यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान संबंधित आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है विद्यालय की समस्या से संबंधित होता है। तो विद्यालय की समस्या का तत्काल समाधान जब किया जाता है तो वो क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत किया जाता है। पेज संख्या 409 पर अंकित है। नेक्स्ट प्रश्न है IQ दे रखी थी 75, बुद्धि लब्धि जो निकाल कर दे रखी थी 75 और MA यहाँ पर आपको ज्ञात करना था। CA दे रखा था वास्तविक आयु 16 वर्ष। तो यहाँ पर जब इसको फॉर्मूले से करते हैं तो ये 12 वर्ष उसकी जो वास्तविक आयु है वो निकल करके आती है, मेंटल एज सॉरी, मानसिक आयु निकल करके आती है। नेक्स्ट है अधिगम सिद्धांत नहीं दिया। तो अधिगम सिद्धांत किसने नहीं दिया, ये पेज संख्या 113 पर अधिगम के जो सिद्धांत दिए हैं, जो प्रतिपादक है, उन सब के नाम दे रखे हैं। वहाँ पर ब्लूम का कोई उल्लेख नहीं है और ऑप्शन में ब्लूम था, तो ब्लूम जो है बुद्धि संबंधित तो है, लेकिन उन्होंने अधिगम सिद्धांत नहीं दिया था। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, BS ब्लूम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। जब भी ऐसा प्रश्न आए कभी भी ध्यान रखना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन है, तो भी विद्यार्थी होता है। और विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण में जब भी टीचिंग कार्य होगा, बच्चे से केंद्रित होगा, तो वहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा बच्चे की होती है, क्योंकि शिक्षण कार्य बच्चे को ही करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतनशील कक्ष में। जब चिंतनशील कक्षा है, चिंतनशील शब्द दिया है, यानी जब विचारवान है, वहाँ पर चिंतन मनन चल रहा है, तो वहाँ पर शिक्षक भी है और विद्यार्थी भी है, और उन दोनों के मध्य जो अंतःक्रिया होती है वही चिंतनशील कक्ष कहलाता है। तो यहाँ पर पेज संख्या 388 पर इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, उपलब्धि परीक्षण के कितने पद हैं। मित्रों, जो उपलब्धि परीक्षण है यहाँ पर पद पूछा है, सोपान पूछा है। पद कह दो, सोपान कह दो, स्टेप्स कह दो। तो उपलब्धि परीक्षण के जो सोपान है वो 4 है और उपलब्धि परीक्षण के प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं। तो 4 सोपान स्पष्ट रूप से हमारी पुस्तक में, कई लोग कह रहे हैं केवल हमारी पुस्तक से आया है, बिल्कुल नहीं। इस पुस्तक को आप देख सकते हो, पेज संख्या 406 पर ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर स्टेप्स दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी नहीं है। तो प्राथमिक
स्तर के लिए व्याख्यान विधि उपयोगी नहीं होती, क्योंकि व्याख्यान विधि उच्च स्तर पर उपयोगी होती है। यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर डाल्टन महोदय ने जो विधि दी है, फ्रोबेल ने, मोंटेसरी, ये जो विधियाँ हैं ये विधियाँ अधिक उपयोगी होती है। व्याख्यान विधि उच्च स्तर पर उपयोगी है। इसका स्पष्ट उल्लेख शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया जो टॉपिक है वहाँ पर पेज संख्या 394 पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, दो विरोधी इच्छाओं में उत्पन्न होता है। मित्रों, जब दो आकर्षक या अनाकर्षक, दोनों ही अच्छी हो या बुरी हो, या दोनों एक अच्छी हो एक बुरी हो, ऐसी दो विरोधी जब इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स यानी जिसे द्वंद्व कहा जाता है, द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। जैसे बाजार में आप किसी चीज़ को लेने गए, कपड़ा खरीदने गए और आपको वहाँ पर दो ड्रेस पसंद आ जाती है, आपके पास पैसे एक ही ड्रेस के हैं, तो आप दो में से जब एक को चुनाव करने की स्थिति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में जो आपके द्वंद्व उत्पन्न होता है उसे ही कॉन्फ्लिक्ट्स कहा जाता है। विरोधी इच्छा के उत्पन्न होने पर द्वंद्व उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू की बुद्धि लब्धि औसत आयु से अधिक है। राजू की बुद्धि लब्धि औसत आयु, एवरेज जो 90 से 110 है उससे ऊपर है। गणित में भी अच्छा है, विज्ञान में अच्छा स्कोर नहीं है, लेखन कौशल अच्छा है, कौन सी विकृति है? तो यहाँ पर विज्ञान में अच्छा स्कोर नहीं है, लेखन कौशल अच्छा है, कौन सी विकृति है? तो यहाँ पर आंसर होगा डिसलेक्सिया। देखो, डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है। तो यहाँ पर बुद्धि लब्धि का औसत, IQ अच्छा है, गणित में अच्छा है, लेखन भी अच्छा है, तो डिसलेक्सिया वहाँ ऑप्शन के हिसाब से जो आंसर था वो डिसलेक्सिया बिल्कुल राइट है। पेज संख्या 226 पर एक टॉपिक दे रखा है, बहुत बेहतरीन NCERT सार संग्रह में से और कक्षा 11-12 की जो मनोविज्ञान की पुस्तक चलती है उसमें से कंटेंट लेकर के इस पुस्तक में स्पेशल टॉपिक दे रखा है, मनोव्याधि की विकार, लर्निंग डिसऑर्डर दे रखे हैं बहुत सारे, वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, आंतरिक अभिप्रेरणा है। तो आंतरिक जो अभिप्रेरणा होती है वहाँ पर ऑप्शन किस हिसाब से थे ये मुझे समझ में नहीं आया। बच्चों ने जो बताया रुचि के लिए पढ़ना, तो आंतरिक अभिप्रेरणा में खुद इंटरेस्ट, खुद अंदर से जो जागृति होती है, तो इंटरेस्ट जब होता है तभी व्यक्ति की आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। तो वहाँ पर रुचि के लिए पढ़ना आपका राइट होगा। पेज संख्या आंतरिक अभिप्रेरणा के संबंध में 265 पर वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, किंडरगार्टन, बिल्कुल इजी सवाल था, पुस्तक में सीधा सवाल आया है। किंडरगार्टन का प्रवर्तक जो है फ्रोबेल महोदय है। 394 बाल केंद्रित ये विधि है। समायोजन की विशेषता है। मित्रों, समायोजन जब भी व्यक्ति का होगा तो व्यक्ति चिंता से मुक्त हो जाता है, भय से मुक्त हो जाता है। समायोजित व्यक्ति की यही सबसे बड़ी खासियत होती है, वो किसी भी प्रकार की उसको चिंता और भय नहीं होता, क्योंकि चिंता और भय होगा तो बहुत सारे मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए वो समायोजन नहीं कहलाएगा। समायोजन तभी है जब भय और चिंता से व्यक्ति मुक्त रहे, समायोजित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो अच्छे शिक्षण में आत्मनिष्ठता का गुण नहीं होता। अच्छे शिक्षण में व्यापकता होती है, विश्वसनीयता होती है, बहुत सारे बिंदु होते हैं, लेकिन आत्मनिष्ठता का नहीं होता। ये पेज संख्या 402 पर आपका दे रखा है। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालक का गुण है। अब इसमें बच्चे ने जो बताया है, बच्चों ने, कि अभिव्यक्ति में नव्यता ऑप्शन था, एक जिज्ञासा था, तीसरा वाचाल प्रति और एक सक्रियता। कई बच्चे अति सक्रियता बता रहे हैं। अगर अति सक्रियता है तो इसका उत्तर बदल जाएगा, लेकिन अगर सक्रियता है तो उत्तर यही रहेंगे। तो वहाँ पर प्रतिभाशाली बालक में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है और सक्रियता होती है, सक्रियता की भावना, एक्टिव होता है बच्चा। वाचाल प्रति, ये वाचालता का गुण प्रतिभाशाली में इतना नहीं होता। अभिव्यक्ति में नव्यता का गुण होता है, क्योंकि एक कथन आता है कि प्रतिभाशाली बालक सृजनशील बालक होगा, यह जरूरी नहीं है, जबकि एक सृजनशील बालक निश्चित रूप से प्रतिभाशाली होगा। तो ये कथन इस बात की पुष्टि करता है कि प्रतिभाशाली में अभिव्यक्ति में नव्यता हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए कथन मेरे अनुसार 2 और 4 सही है। यहाँ पर 29वां प्रश्न है, शिक्षक ने एक छात्रा को गणित का मौलिक विषय पढ़ाया। अगले दिन छात्रा बाजार से वस्तु खरीदने के समय अपनी गलती को सुधारती है, अधिगम स्थानांतरण है। तो जब कोई मौलिक विषय जो बेसिक ज्ञान है जब उसको दिया गया, अगले दिन जब छात्रा बाजार जाती है
वस्तु खरीदने, तो अपनी गलती को सुधारती है, यानी उसको एहसास हो जाता है कि ये गलती ये ऐसे है, तो इसका मतलब वो अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग कर रही है। तो यहाँ पर जो स्थानांतरण होगा वो पॉजिटिव होगा, जिसे सकारात्मक कहा जाता है। पेज संख्या 151 पर उल्लेख है। और हमारा अंतिम जो प्रश्न पूछा गया है, खालिस्तान दे रखा है पहले, तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। मित्रों, सभी किताबों में आपको कभी भी देख लेना, सारणी बना करके वृद्धि और विकास में अंतर आपको मिलेगा। उसकी जो पेपर की जो लैंग्वेज आती है वो बहुत कम मिलती है। आप प्रज्ञा पुस्तक की विशेषता यही देखोगे, उसमें थ्योरेटिकल बढ़िया तरीके से जिस प्रकार पेपर में पूछा जाता है, सीबीएसई पैटर्न पर जो पूछा जाता है, उस रूप में उसकी लैंग्वेज है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है विकास। विकास तभी होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण, मैच्योरिटी भी और एक्सपीरियंस भी हो, मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील, क्रमबद्ध मतलब सिस्टमेटिक होगा। ऐसा नहीं अचानक कोई काम हो जाए। हमेशा जो विकास में परिवर्तन होता है वो क्रमबद्ध होता है, प्रगतिशील परिवर्तन होता है। ये कथन स्पष्ट रूप से दे रखा है परिभाषा में, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये आपका L1 का 23 जुलाई का प्रश्न पत्र था, जो बच्चों की स्मृति के आधार पर था। हो सकता है कि कुछ प्रश्नों की भाषा थोड़ी बहुत इधर उधर हो, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों के पास भी ये सूचना पहुंच सके। जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये मेरे नीचे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, इससे व्हाट्सएप नंबर भी है और टेलीग्राम नंबर भी है, आप इनसे जुड़ सकते हैं। और प्रज्ञा शिक्षा मनोविज्ञान एक समग्र अध्ययन पुस्तक का अध्ययन करें। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इन नंबरों पर मैसेज करके या फ़ोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।